हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में रिवीजन सीरीज चल रही है। रिवीजन सीरीज के बाद जो है हम कवर करेंगे अपने PYQs, लेकिन इस रिवीजन के अंदर भी हम जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करेंगे। हमने जो है लास्ट टाइम तक देखा था आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होती है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। सो solubility of ionic compound, solubility depends on two factor. Solubility of ionic compound depends on एक तो लैटिस एनर्जी है, ये फर्स्ट लैटिस एनर्जी की सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का, आयनिक कंपाउंड का दो चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल होगा। अगर लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई हाइड्रेशन एनर्जी से तो कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल होगा। सो इनसॉल्युबल की कंडीशन ये, और सॉल्युबल की जो है वो ये उल्टा हो जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा अगर हो गई तो सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबल है कंपाउंड, इफ कंपाउंड इज सॉल्युबल, तो सॉल्युबल कंपाउंड के लिए हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है, अगर लैटिस एनर्जी है तो चीज़ जो है सॉल्युबल होगी, लेकिन अगर जो लैटिस एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो चीज़ इनसॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी फॉर सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड है। एक तो ये है कि आयनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस इन नेचर। वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो आयंस होते हैं, और आयंस जो है वो बहुत पास होते हैं। अगर आयंस दूर दूर हो गए तो वो आयनिक कंपाउंड या एग्जिस्टेंस बचा ही नहीं आयनिक कंपाउंड का, तो फिर आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट में नहीं होता है। दूसरा, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल मतलब इनका जो है वो शेप नहीं होता है, बल्कि इनका जो है लैटिस होता है। डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोवलेंट के अंदर ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, अलॉन्ग द एक्सिस होगी या अलॉन्ग द प्लेन्स होगी, कहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बट ionic compounds are non-directional. ये important point है. Ionic compounds are non-directional. That's why we do not talk about the shape of ionic compound. Rather we discuss about the lattice of ionic compound. तो ionic compound में lattice होता है. 3-dimensional arrangement of ions वो देखते हैं हम कि केटाइन के अंदर वो सॉलिड स्टेट 12th के अंदर पढ़ाया जाता था पहले, अब तो वो डिलीट हो गया. 3-dimensional है वो चैप्टर. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज अपोजिटली चार्ज आयंस आर अट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर इन ऑल डायरेक्शन. तो 3-dimensional अरेंजमेंट के अंदर मतलब जो है फील्ड के अंदर, केटाइन की फील्ड के अंदर एनाइन पड़ा होता है और एनाइन की फील्ड के अंदर केटाइन पड़ा होता है. अब जो फील्ड जो है वो 3-dimensional है, 3-dimensional वे में काउंट करती है, तो उसके अंदर डायरेक्शन का कोई सेंस बनता नहीं. तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, कांट शो आइसोमरिज्म. अब ये क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता है, कोई शेप नहीं है, तो आइसोमरिज्म भी नहीं शो करेगा. आइसोमरिज्म के अंदर शेप और डायरेक्शन चेंज होता है या स्ट्रक्चर चेंज होता है कि जो है ओवरलैपिंग जो है वो बदल जाती है, दूसरे 3-dimensional अरेंजमेंट जो है वो बदल जाता है इसके अंदर. तो ये आइसोमरिज्म भी शो नहीं करते. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो isomerism. It is an important point for ionic compound. So for ionic compound do not show isomerism. तो ionic compound के अंदर एक तो ये है they do not show isomerism and they do not exist in solid state and they are non-directional in nature. दूसरा ये है ionic compound shows isomorphism. Isomorphism क्या है? Isomorphism मतलब मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम हो जाएगी. जैसे यहाँ पर जो है K2S and CaCl2 are isomorphous to each other. मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आयंस जो है, जैसे पोटेशियम जो है ये अब S-2 हो गया और Cl- आ गया, तो वो आइसोमॉर्फस मतलब आयंस जो है वो सिमिलर नेचर के हैं. आयंस जो है वो सिमिलर नेचर पे हैं. यहाँ पे पोटेशियम पे जो है +1 और इसका जो एटॉमिक नंबर +1 जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 बच जाएंगे और इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. तो उसकी वजह से आइसोमॉर्फिज्म जो है, ऐसी आइसोमॉर्फिज्म जो है वो MgSO4 और Na2SO4 डॉट उसके अंदर भी वो बनता है. तो आइसोमॉर्फिज्म जो है आयनिक कंपाउंड जो है दे शो आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी जो है उनकी वो लगभग सेम हो जाएगी. तो जहाँ पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रेशन मॉलिक्यूल हो वो भी आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा. तो आइसोमॉर्फस, तो जहाँ पर सेम हाइड्रेशन मॉलिक्यूल हो वहाँ पर भी आइसोमॉर्फिज्म. तो आयनिक कंपाउंड शोज आइसोमॉर्फिज्म. ऐसे ही जैसे K2S है,
तो यहाँ पर K2S के अंदर क्या है, K2S है, तो K के अंदर ये पोटेशियम K प्लस आ गया और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये Ne3S2 ये आ गया, और उधर कैल्शियम के अंदर भी यही आएगा Ne3S2 ये, और 3p6 और इधर भी 3p6, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और सल्फाइड का भी यही है Ne, और इधर क्लोराइड का भी है। तो आयंस हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो आइसोमॉर्फिज्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा K2S एंड CaCl2 आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, ऐसी Na2O एंड MgF2 आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, वही सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन और एनायन का। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोल दें, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और इन आयनिक कंपाउंड, तो कोई भी दो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, कैटायन और एनायन, तो वो हमारा हो जाएगा आइसोमॉर्फिस। तो आयनिक कंपाउंड शोज आइसोमॉर्फिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। सो आयनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी ऑल्सो शो आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म थोड़ा सा बड़ा है। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या है कि एक तो आइसोमॉर्फिज्म में जो आयनिक कंपाउंड के जो कैटायन एंड एनायन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे Na2O और इधर जो हमने पीछे करा Na2O और इधर जो हमने करा MgF2, Na2O और MgF2, इधर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉन 10 आ गया और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 10 आएगा कैटायन के अंदर, और एनायन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 10 है और 10 है, तो वो मतलब ये है, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोमॉर्फस भी है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी यही चीज़ है S-2, यहाँ पर भी इसके अंदर कितने हो गए 18, और Cl- इसके अंदर भी, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस भी हैं और आइसोमॉर्फस भी हैं। तो कोई आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयन सेम इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन एंड एनायन रखेगा और वो आइसोमॉर्फस भी हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर भी जो है आयनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये भी सिमिलर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है जब भी आइसोमॉर्फस, क्योंकि आइसोमॉर्फस मतलब सेम मॉर्फोलॉजी, तो आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो शो आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर ZnSO4.7H2O एंड FeSO4.7H2O। अब ZnSO4.7H2O जो है ये वाइट विट्रियोल कहलाता है और ये जो है ये ग्रीन विट्रियोल कहलाता है। ऐसे ही हमारा ये जो है ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे ब्लू विट्रियोल मतलब CuSO4.5H2O, इधर जो है ये 5H2O है, तो ये आइसोमॉर्फस इन दोनों के नहीं है, इट इज़ नॉट आइसोमॉर्फस। क्योंकि वहाँ पे 5 हाइड्रेशन मॉलिक्यूल आ गए और यहाँ पर जो है 7 है, तो 7 और ये एक तरीके से सेम ही है, इधर भी Zn पे 2+ है और सल्फेट पे -2 है, इधर भी Fe2+ है और सल्फेट पे भी -2 है। तो क्रिस्टल लैटिस जो है मोर और लेस इन दोनों का सेम होगा। अगर क्रिस्टल लैटिस जो है वो सेम है और मॉर्फोलॉजी जो सेम है तो ये जो है आइसोमॉर्फस कंपाउंड हो जाएंगे। तो आइसोमॉर्फस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आइसोमॉर्फस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आइसोमॉर्फस, तो आयनिक कंपाउंड हैविंग जनरली वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड जो है नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक कंपाउंड गैसियस स्टेट में नहीं होते, आयनिक कंपाउंड जो है आइसोमरिज्म शो नहीं करते, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड शोज आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक रिएक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला रिएक्शन देखो क्या है, Na2SO4 BaCl2। अब ये जो रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अब ये BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट बनता है ये कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, अगर तो आयनिक कंपाउंड शोज आयनिक रिएक्शंस, यहाँ पर आयन जो है ये डिस्प्लेस हो रहे हैं यहाँ पर, और जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज बेरियम सल्फेट, और ये कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट है। तो ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि आयंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, सोडियम का जो है वो क्लोरीन के साथ लग गया और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ लग गया, तो आयंस डिस्प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है ये एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर ठीक है वो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, इसलिए वो दिखा रखा है उन्होंने, ठीक है ना। आयनिक रिएक्शंस आर हेल्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस। ना सॉल्युबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी अगर आप चेक करेंगे तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो चेक करी जाती है वो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के रेशियो में चेक करी जाती है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो आयनिक कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से तो आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन और भी फैक्टर हैं। अब जो
हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कैसे डिपेंड करेगी, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है। तो हमारा जो बेस्ट सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है, तो वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अब आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर देमसेल्व्स आर पोलर इन नेचर। तो एलडीएल का जो रूल है, एलडीएल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सब्सटेंस। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जनरली नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जैसे CH2 है, बेंजीन है, उनके अंदर डिसॉल्व होंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। और सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है। तो आयनिक कंपाउंड जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हाई होना चाहिए, जब भी वो आयंस को दूर दूर कर पाएगा। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, 81 के आसपास होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक का ये रूल है। रीजन फॉर सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो हमने कर लिया। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि आयंस को या जो चार्ज पार्टिकल है उसको दूर करने की कैपेसिटी होता है एक तरीके से। डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होती है वो एक तरीके से यही कि जो आयंस है वो कितना दूर हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज जो है वो कितना दूर हो जाएंगे। तो अगर सॉल्वेंट हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो आयंस को दूर दूर कर देगा, तो उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो अच्छा सॉल्वेंट वो होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू वीकन, ये वीकन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर वाटर का जो है वो 80 वैसे 81 के आसपास होता है। वाटर का जो है वो 81 मानो आप, और एयर का जो है वो 1 है। तो एयर जो है वो इतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है एयर का, तो इसलिए एयर में जो है आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन वाटर के अंदर ये हो जाएंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, मैकेनिज्म कैसे जो है ये सॉल्युबिलिटी कैसे काम करता है। तो आपको पता है जब भी आयनिक कंपाउंड जो है डिसॉल्व होता है तो अपने आयंस में टूट जाता है और आयंस के बीच में जो है सॉल्वेंट आ जाता है, उनको दूर रखता है, तो आयंस जो है फ्री स्टेट में आ जाते हैं इन केस ऑफ देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यह है कि ए भी कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ये A+ और B- आयंस में बदल गया। और वाटर, अब होता यह है कि आयनिक कंपाउंड जो है उसको पानी तोड़ता है वाटर, यानी सॉल्वेंट तोड़ेगा और सॉल्वेंट को आयनिक कंपाउंड तोड़ेगा। अगर सॉल्वेंट हमारा प्योर है, जैसे हमारा वाटर है, वाटर डिस्टिल वाटर है, इसके अंदर कोई भी जो है वो सॉल्ट नहीं है, तो वाटर जो है कोवेलेंट स्टेट में रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। लेकिन वाटर के अंदर अगर आपने कोई आयंस डाल दिए हैं, कोई सॉल्ट अगर आपने डाल दिया है, तो वो वाटर को ब्रेक कर देगा। तो वाटर जो है वो आयनिक कंपाउंड को तोड़ता है और आयनिक कंपाउंड जो है वाटर को तोड़ता है, ये पूरा एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को तोड़ देते हैं। तो ये हमारा है। अब ये जो है कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड्स की, जनरली आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है ये हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक आप उसको ध्यान में रखना, अमोनियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज जो है वो एक्सोथर्मिक है। अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी जो है ये एक्सोथर्मिक है, मतलब अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है ये ठंडा हो जाता है और बाहर जो हीट निकाल देता है। लेकिन बाकी जो सॉल्युबिलिटी है ये एंडोथर्मिक होती है। तो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस के अंदर, अब वो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस के अंदर कैसे है कि A+ और OH-, और वो तो अपोजिट जो है, जैसे आपने कोई आयनिक कंपाउंड जो है ये NaCl है, NaCl को वाटर में डाल दिया, NaCl को वाटर में डाल दिया प्लस H2OH, तो ये Na+ और Cl- में बन जाएगा, और H+ और OH- में भी ये वाटर जो है टूट जाएगा। अब होगा ये कि NaOH और HCl बनना चाहिए। अब लेकिन ये फिर दोनों आयनिक हैं, तो NaOH और फिर HCl बनना चाहिए। तो लेकिन फिर ये वापस जो, क्योंकि आयंस हैं तो ये आयनिक फॉर्म में फिर टूट जाएगा। तो Na+OH- और ये H+ और Cl-। अब इनका अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, NaCl के एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, तो फिर आपको NaOH बन जाएगा, तो फिर आपके पास NaOH बन जाएगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बन जाता है, क्योंकि कैथोड और एनोड पे जो है अलग अलग गैस निकलती है। H+ जो है वो रिड्यूस होके जो है कैथोड पे निकल जाएगी, और Cl- जो है वो ऑक्सीडाइज होके एनोड पे निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl प्रोड्यूसेस अ बेसिक सॉल्यूशन। वहाँ पर जो है आपके पास सारा जो है H+ और Cl- निकल गया, तो अब अपोजिट आयन नहीं बचे, तो Na+ और OH- क्लब करके फिर आपको NaOH बना के देगा। तो यहाँ पर ये जो है, अब फॉर्मेशन ऑफ आयंस के अपोजिट आयंस जब लगते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे आपको बताया आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तो
कोई भी आयंस जब जुड़े हुए हैं उनको दूर दूर करने में, मतलब आयनिक कंपाउंड को आयंस में सेपरेट करने में एनर्जी लगेगी, और वो आयंस जब पास में आएंगे और आयनिक कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वो प्रोसेस आप याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ आयंस एक्सो हाइड्रा ऑफ आयन कंपाउंड बोथ, तो आयनिक कंपाउंड का पानी में डिसॉल्व होना एक्सो एंड एंडो दोनों है। हाँ, ये बात ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया आपको आयनिक कंपाउंड का डिसॉल्व होना मैक्सिमम जो है वो एंडोथर्मिक है, लेकिन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में मैंने आपको बताया कि अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये एक्सोथर्मिक है। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें से हीट जो है वो बाहर चली जाती है। लेकिन किसी और सॉलिड को अगर आप डालेंगे पानी में तो जनरली जो है वो, जैसे लाइम को अगर आप पानी में डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो वो हीट पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो गर्म हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली एंडोथर्मिक, लेकिन इन सम केसेस इट मे बी एक्सोथर्मिक। तो वो जो दोनों को आपको करना है कि ये हमारा जो है ये आयनिक कंपाउंड, ये जो है ये आयनिक कंपाउंड, हाँ, ये आयनिक कंपाउंड का पानी में डिसॉल्व होना एक्सो एंड एंडो दोनों है, ठीक है। तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन एक्सो एंड एंडो दोनों स्टेप है। फेवरेबल कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी लो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी वेरी हाई। नेगेटिव मतलब ये है वो रिलीज, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है ये रिलीज फॉर्म में बोल रहा है, तो हम तो ये बोल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। बस ये लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन है। अगर लैटिस एनर्जी जो है लैटाइस एनर्जी, अगर लैटाइस एनर्जी जो है ये हमारा लैटाइस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो इनसॉल्युबल है, तो फिर कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर उल्टा है तो फिर सॉल्युबल है। तो यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि हाइड्रेशन एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू लैटिस एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू से ओवरटेक करती है, देन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स। वही बात है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों चीज़ों का एक्सोथर्मिक टर्म में लिया है, इसलिए नेगेटिव लिया है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी एक्सोथर्मिक होती है और लैटाइस एनर्जी भी वो फॉर्मेशन के टाइम में है, आयनिक कंपाउंड के एसोसिएशन में है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक लिया हुआ है। इन टोटल आप साइन की बात छोड़ दो तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, लैटाइस एनर्जी। फॉर हाई लैटिस एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर लो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इट इज इंपॉर्टेंट। अब लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे। अगर चार्ज ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी या लैटाइस एनर्जी जो है ये लैटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये होता है हमारा। तो उसके हिसाब से आपको चार्ज और साइज के हिसाब से भी दे सकता है। अगर किसी कंपाउंड में आयंस का चार्ज जो है वो ज़्यादा है और साइज छोटा है तो उनकी लैटाइस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो उनका जो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी फिर ये कम है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज़्यादा, ठीक है, अपना आंसर इसी, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कम। तो उस जैसे यहाँ पर लैटाइस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज लेस देन बेरियम, क्योंकि अब ये बेरियम सल्फेट है, जैसे हमने क्वेश्चन करे तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आयनेशन एनर्जी ऑफ ये वाला नहीं करते हैं, ये दिखता नहीं है, ओ कलर, हाँ ये आ गया। तो लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज लेस देन, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अब यहाँ पे सल्फेट एनायन तो कॉमन है दोनों, लेकिन बेरिलियम Be2+, अब इसका साइज जो है ये छोटा है किससे? Ba2+ से, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी लैटाइस एनर्जी क्या है? कम है, और उसकी लैटाइस एनर्जी जो है ये ज़्यादा है, इसीलिए BeSO4 इज लेस सॉल्युबल देन, तो लैटाइस एनर्जी जो है ये BeSO4 की जो है ये कम हो गई। BeSO4 की लैटाइस एनर्जी जो है वो लैटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4 इज लेस देन BeSO4, नहीं BeSO4 की लैटाइस एनर्जी ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू BeSO4, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इसका जो है लैटाइस एनर्जी, इसका साइज छोटा है तो इसकी लैटाइस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, उसका साइज बड़ा है तो लैटाइस एनर्जी कम है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि लैटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4 इज लेस देन, नहीं, लैटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4 इज ग्रेटर देन BeSO4 बिकॉज साइज ऑफ Be इज लेस, और लैटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज कम तो लैटाइस एनर्जी ज़्यादा। नाउ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BeSO4 इज लेस देन BeSO4, क्योंकि ये जो है इसकी लैटाइस एनर्जी कम है, इसकी लैटाइस एनर्जी
कम है, तो उसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, BSO4, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो अलग नेचर पर डिपेंड करती है। तो लटाइस एनर्जी ऑफ BSO4 इज मोर देन BeSO4, ये भी हमारा लटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4 इज लेस देन लटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4, उसकी लटाइस एनर्जी जो है BeSO4 की लटाइस एनर्जी जो है ये ज़्यादा हो गई, BeSO4 की ज़्यादा हो गई। तो ये और ये स्टेटमेंट तो एक ही है, तो ये दोनों भी गलत हो गए, क्योंकि वो बोल रहा है लटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4 इज लेस देन, और यहाँ पे बोल रहा है कि लटाइस एनर्जी ऑफ BeSO4, तो ये दोनों तो स्टेटमेंट गलत हो गए ना। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BeSO4 इज मोर देन BeSO4, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हो जाएगी। अगर लटाइस एनर्जी जो है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BeSO4 इज मोर देन BeSO4, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ BeSO4, तो मतलब ये इसने जो है क्वेश्चन दिया हुआ है BeSO4 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, ये इफेक्ट दिया हुआ है, ये इसने इफेक्ट दिया हुआ है। तो लटाइस एनर्जी के बेस पे नहीं होगा, फिर हाइड्रेशन एनर्जी पे होगा कि अगर BeSO4 ज़्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि लटाइस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए एक बार कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो है ये बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ BeSO4 इज मोर देन BeSO4, ये तो इसने स्टेटमेंट दे दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट है, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट जो है ये वैलिड है स्टेटमेंट के लिए। तो लटाइस एनर्जी BeSO4 इज लेस देन, नहीं ये तो गलत हो गया। फिर ये भी गलत हो गया, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ BeSO4, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक ही है, बस घुमा के लिखा हुआ है। अब हाइड्रेशन एनर्जी है, लेकिन अगर ये BeSO4 ज़्यादा है, सॉल्युबल है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BeSO4 इज मोर देन BeSO4, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी BeSO4 की ज़्यादा होती तो BeSO4 पे ज़्यादा सॉल्युबल होता। मतलब सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी और लटाइस एनर्जी दोनों पे डिजोल्व करती है, डिपेंड करती है, लेकिन लटाइस एनर्जी जो है वो नेचर ऑफ आयंस पे और साइज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लटाइस एनर्जी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2O इज लेस देन K2O, अब यहाँ पर भी फिर वैसी क्वेश्चन है कि वही फैक्ट दे दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इज ग्रेटर देन पोटेशियम ऑक्साइड। अब जैसे ये लटाइस एनर्जी ऑफ, अब देखो इसके अंदर इसका साइज जो है ये छोटा है और उसका साइज जो है ये बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं इसकी लटाइस एनर्जी ज़्यादा है और उसकी लटाइस एनर्जी कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2O इज लेस देन, नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2O इज लेस देन, तो हम हाइड्रेशन एनर्जी के रेफरेंस पे नहीं कर सकते, हाइड्रेशन एनर्जी तो अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम जो है वो लटाइस एनर्जी के रेफरेंस पे ही करते हैं। तो Na2O जो है इसके अंदर Na+ और इसके अंदर K+, ठीक है। तो इसका साइज जो है, साइज के हिसाब से करें तो इसका साइज बड़ा है, तो लटाइस एनर्जी क्या हो जाएगा, लटाइस एनर्जी जो है वो सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी, Na+ की लटाइस एनर्जी K+ से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए ये जो है ये कम सॉल्युबल है। तो लटाइस एनर्जी ऑफ Na2O इज मोर देन K2O, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा है। अगर लटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी फिर कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे आप नहीं कर सकते जब तक आपको हाइड्रेशन एनर्जी दिया ना जाए, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, लेकिन लटाइस एनर्जी जो है नेचर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से करना वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर लटाइस एनर्जी नहीं आ रहा है, लटाइस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बैठ रहा है, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसमें लटाइस एनर्जी से कोई सा भी नहीं बैठ रहा, तो हमने हाइड्रेशन एनर्जी मान लिया। अगर वो BeSO4 ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2 नहीं बोल सकते, लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ K2O ये भी नहीं बोल सकते। तो पहले तो लटाइस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करा करिए, फिर बाद में अगर नहीं हो पाए तो हाइड्रेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना सही है ना। NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, UV सॉल्वेंट, अब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन में से, तो ये तो सब तो आयनिक है, तो बेंजीन में ये सॉल्युबल ही नहीं होंगे तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा CCl4, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड ही जो है वो बेंजीन से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, क्योंकि बेंजीन इज नॉन पोलर और CCl4 भी जो है वो नॉन पोलर है। लेकिन बाकी जो कंपाउंड हैं जैसे NaCl है, KCl है, CHCl, ये तीनों कंपाउंड जो हैं ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर में यानी बेंजीन में डिजॉल्व भी नहीं होंगे, तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, दिस इज द ट्विस्ट, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ AlF3, लेटेस्ट एनर्जी AlF3 कितनी बोल रहा है 2000 किलो जूल, एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al3+ इज 1800 एंड F- इज, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो दोनों का सम होता है एक तरीके से, तो ये 1900 हो गया, लेकिन फिर भी जो लटाइस एनर्जी वो ज़्यादा बैठ रही है तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो AlF3 इज सॉल्युबल इन वाटर,
ऑन द बेस गिवन करेक्ट स्टेटमेंट इज AlF3। तो AlF, अच्छा ये AlF3 है, ठीक है, AlF3 है, तो ये AlF3 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1800, ये एक मोल Al3 प्लस पर जब हाइड्रेशन वाटर चिपकेगा तो 18 किलो जूल हो जाएगा, और एक फ्लोरीन का जो है वो 100 किलो जूल है, तो 3 फ्लोरीन का जो है, 3 फ्लोरीन माइनस का ये हो जाएगा 300। तो 1800 और 300, 1800 और 300, 0 0 8 3 11 का कहाँ से लगाया, तो 2100 हो गया। अब 2100 जो है वो 2000 से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए AlF इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसी वजह से ये AlF जो है, AlF3 जो है, AlF2 होता तो वो सॉल्युबल नहीं होता। ऐसी AlN अगर बोलता और यहाँ पर बोलता N3 माइनस की जो है इतना, तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि ये 3F है, तो 3 मोल F का हाइड्रेशन जो होगा वो जाके फिर 1 मोल AlF3 की लैटिस एनर्जी से एक्सीड कर गया, इसी वजह से ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो लैटिस एनर्जी के बारे में, ठीक है। लैटिस एनर्जी AlF3 इज दिस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AlF, ठीक है। तो वो वही इन्होंने ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल कंपाउंड, it increases from lithium to cesium if same ion is attached। तो मतलब ये जो ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर सेम एनायन है, एनायन तो यहाँ पर सेम आ गया, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। अब जो है कैटायन पे ही देखना है। अब कैटायन पे चार्ज भी सब पे सेम है, सब जो है वो अल्कली मेटल के हैं, सब पे जो है +1 चार्ज है। +1 चार्ज होने की वजह से साइज जो है इधर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ जाएगी। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम for alkali metal oxides solubility increases because their lattice energy decreases because lattice energy is inversely proportional to size। चार्ज सेम है, बाकी चीजें सेम है, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में भी वही चीज आएगी। कार्बोनेट आयन है, सब में जो है वो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट। अब यहाँ पे सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, K प्लस, Na+ और Li प्लस, सब पे जो है वो चार्ज बराबर है। लेकिन जो कैटायन का जो साइज है ये बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी अगर कम होगी तो फिर सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ जाएगी। तो ये वापस से देख लें, लैटिस एनर्जी पीले से नहीं लिखूंगा, नीले से लिखूंगा। तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर लैटिस एनर्जी जो है वो, तो अगर साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी एक तरीके से बढ़ेगी, वैसे कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द फैक्टर शुड बी कांस्टेंट, मतलब एनाइन सेम होना चाहिए, कैटायन पे चार्ज सेम होना चाहिए, जब जाके आप वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इफ आयोडाइड एंड क्लोरेट आर अटैच्ड विद अल्कली मेटल देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। हाँ, अब ये आयोडाइड और क्लोरेट के बारे में आपको ये एक्सेप्शन है, आयोडाइड और क्लोरेट का जो है ये एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट। आयोडाइड और क्लोरेट, मतलब आयोडाइड और क्लोरेट का जो है ये एक्सेप्शन है, ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना एक्सेप्शन को, आयोडाइड और क्लोरेट, ठीक है। आयोडाइड और क्लोरेट ClO4, तो फिर ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एसिड जो बनता है HI और वो उसके बेस पे HClO4, क्योंकि ये जब डिसोसिएट हो जाएगा पानी में, जब आप डिजोल्व करोगे तो बाकी जो एसिड बनेगा ना उसके कॉन्सेप्ट में है ये। लेकिन वो आप छोड़ो, आप तो सिर्फ ये इसको रट लो कि आयोडाइड और क्लोरेट में ये एक्सेप्शन होता है, उल्टा हो जाता है एल्कली मेटल के लिए, आयोडाइड और क्लोरेट। बार बार बोल रहा हूँ, आयोडाइड और क्लोरेट जो है वो एक्सेप्शन में आएगा, वो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल कंपाउंड इज लेस is decreases barium same, ठीक है। तो if same anion is attached with alkali earth metal, तो solubility जो है ये solubility of alkali earth metal compound is decreases from beryllium to barium। तो इसके अंदर ये है कि बेरिलियम जो ग्रुप है, मतलब सेकंड जो ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ग्रुप है, उसके अंदर उल्टा होता है। उसके अंदर मतलब ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो उसका रेफरेंस ज़्यादा लिया गया है। तो एल्कली मेटल में तो हम लैटिस एनर्जी का रेफरेंस ज़्यादा लेते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम हाइड्रेशन एनर्जी का रेफरेंस ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी जो है ये दो जो हैं ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्लोरीन की, जैसे वहाँ पर एक्सेप्शन है
क्लोरेट में और आयोडाइड में यहाँ पर वो उसी की तरह यहाँ पर ये चल रहा है कि क्लोराइड की और सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है ये नीचे डिक्रीज होती है। क्यों? वैसे लैटिस एनर्जी जो है, ये तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी हाइड्रेशन एनर्जी के रेफरेंस में है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये इनकी ज़्यादा होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी तो अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि वहाँ पर एक्सेप्शन, दो जो एक्सेप्शन है वो आपको करने हैं। एल्कली मेटल्स की आयोडाइड और क्लोरेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और यहाँ पर भी जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो सॉल्युबिलिटी है ये भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो आप इसको कैसे याद कर लें? तो देखो क्या है हमारा फर्स्ट ग्रुप ये है, फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के जो एक्सेप्शन है वही सेकंड ग्रुप का रेगुलर है, सेकंड ग्रुप का भी वही रेगुलर है। एक्सेप्शन यहाँ पे आयोडाइड और क्लोरेट में ClO4 माइनस, और यहाँ पर जो रेगुलर है वो इन जनरल सबके लिए रेगुलर है कि यहाँ पर आयोडाइड और क्लोरेट की सॉल्युबिलिटी जो है नीचे डिक्रीज होती चली जाएगी, और यहाँ पर भी क्लोराइड और सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है नीचे डिक्रीज होती चली जाएगी। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट के रेफरेंस में दिया गया है, और यहाँ पर ऑक्साइड और फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, तो फिर वो रेगुलर ट्रेंड है, तो फिर जो है वो रेगुलर ट्रेंड है। तो मतलब क्या करना है आपको कि रेगुलर ट्रेंड देखना है और एक्सेप्शनल ट्रेंड देखना है। एक्सेप्शनल ट्रेंड कहाँ पर है? एक्सेप्शनल ट्रेंड है आयोडाइड और क्लोरेट में, एल्कली मेटल में, कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, और एक्सेप्शनल ट्रेंड है ये क्लोराइड और सल्फेट में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन वो रेगुलर ट्रेंड है जो हमारा यहाँ पर जो है वो ऑक्साइड, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का, वो रेगुलर ट्रेंड जो है हमारा चल रहा है इसके अंदर, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट। तो ये हाइड्रोक्साइड, फिर अगर डिफरेंट आयंस है तो फिर तो वो रेगुलर ट्रेंड से ही होगा। अगर डिफरेंट आयंस हैं तो फिर तो वो रेगुलर ट्रेंड से ही होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक मेटल हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम, तो वो तो फिर रेगुलर ट्रेंड है। तो ये रेगुलर ट्रेंड है, और ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है, और ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है, और ये जो है ये रेगुलर ट्रेंड है। तो कहाँ पर? तो ऑक्साइड में रेगुलर ट्रेंड, एल्कली मेटल के ऑक्साइड में, एल्कली मेटल के ऑक्साइड में और कार्बोनेट में रेगुलर ट्रेंड, और आयोडाइड और क्लोरेट में एक्सेप्शनल ट्रेंड, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्लोरीन और सल्फेट में एक्सेप्शनल ट्रेंड, ऑक्साइड, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में रेगुलर ट्रेंड, और बाकी जो है वो रेगुलर ट्रेंड से आप कर लीजिए, बाकी जो है वो रेगुलर ट्रेंड से कर लीजिए। जैसे यहाँ पर जो है सबके अंदर कैल्शियम लगाया, एनाइन जो है वो बदल दिया है। अब एनाइन के बदलने से आप साइज ऑफ एनाइन देखेंगे, यहाँ पे चार्ज ऑफ एनाइन तो सब पे सेम है, तो साइज देखेंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि लेटाइस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऐसी ये यहाँ पर भी है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ P and D ब्लॉक मेटल हैलाइड इज डिक्रीजेस फ्रॉम इन द सेम कैटायन अटैच, ठीक है। लेकिन अगर ये एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम में फिर ये सॉल्युबिलिटी ऑफ P and D ब्लॉक मेटल हैलाइड इज डिक्रीजेस फ्रॉम fluoride to iodide if the same cation is attached with halide ion. P and D block metal halide is decreases. तो ये यहाँ के लिए है कि P, अगर P ब्लॉक ले रहे हैं, यहाँ पर तो अभी हमने एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल करा है, लेकिन P ब्लॉक एल्युमिनियम के केस में या D ब्लॉक के केस में तो वो उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के केस में थोड़ा आप ध्यान से करें, जो है उसको आप लिख लें, क्योंकि इसमें कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, वहाँ पे एक्सेप्शन किस में है, और ये जो है P ब्लॉक और D ब्लॉक वाले में। फिर अगर एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड्स हैं, एल्कली मेटल में आयोडाइड उल्टा पड़ जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्लोराइड उल्टा पड़ जाएगा, एल्कली मेटल में क्लोरेट उल्टा पड़ेगा, और सल्फेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल में सल्फेट उल्टा पड़ेगा, और बाकी जो है वो रेगुलर ट्रेंड चलेगा। लेकिन P और D में ये जैसे एल्युमिनियम ग्रुप है तो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम, फ्लोराइड, क्लोराइड ऐसे चलेगा, और लेड के अंदर भी यही है Ag। लेकिन इतना नहीं करें तो वो चलेगा, ठीक है। ये अगर नहीं भी करेंगे आप, ये भी चलेगा, नो नीड, ठीक है आपके लिए। नाउ सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी के भी ऑर्डर है, तो हाइड्रेशन, अगर सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो हाइड्रेशन एनर्जी का भी बेस पे होता है, क्योंकि अगर आप सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी से करना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम, जैसे हमने वो ऊपर वाला करा था,
मोर He, ठीक है। तो ना सॉल्युबिलिटी ऑफ Li2O इज लेस, या फिर क्या होगा Li2O इज, ये ऑक्साइड क्या है, तो ऑक्साइड में तो आपने देखा कि रेगुलर ट्रेंड ही है, तो ऑक्साइड में सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाती है, इज लेस, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ Li2O इज मोर, ठीक है। तो ये तो हमारा रेगुलर ट्रेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज़ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी कार्बोनेट के अंदर जो है ये हमारा ये है बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज़ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके केस में ये हमारा आ जाएगा। इसमें और भी एक्सेप्शन ऑप्शन थे लेकिन वो आंसर के हिसाब से दिया, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे ये सॉल्युबिलिटी को वापस से देख लो आप एक बार, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑक्साइड और कार्बोनेट ये एल्कली मेटल्स के लिए है, एल्कली मेटल्स के लिए जो है वो तो रेगुलर ट्रेंड है, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, सॉरी एल्कली मेटल के लिए आयोडाइड और क्लोरेट एक्सेप्शन, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्लोराइड और सल्फेट एक्सेप्शन, फिर ऑक्साइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड रेगुलर ट्रेंड, और फिर ये वो तो रेगुलर ट्रेंड है, ठीक है, ये भी रेगुलर ट्रेंड है, फिर पी और डी ब्लॉक के लिए ये वाले एक्सेप्शन, और नहीं होता तो चलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज़ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो आपको पता है कि यहाँ पर लिथियम क्लोराइड जो है उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी वो एक्सेप्शन वाले में करा ना। पोलराइजेशन प्रोसेस और पोलराइजेशन ऑफ कैटायन बाय एनाइन सूडो ओवरलैपिंग, और इसको फयान्स रूल भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो फयान्स रूल जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर देखता है आयनिक कंपाउंड में, ये इंपॉर्टेंट कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कितना पोलराइज हो रहा है। तो फयान्स रूल जो है, वैसे तो फयान पढ़ा जाता है, फयान जे शायद जापानीज है ये या जर्मन, तो उस जे जो है वो वाई पढ़ा जाता है, जैसे कोई बोलेगा पूजा तो उसमें पूया बोले पूया, ठीक है, तो ये जे जो है वो वाई प्रोनाउंस होता है, फयान्स रूल ऐसे ये पढ़ा जाएगा। तो पोलराइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है कि ये जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढता है आयनिक कंपाउंड, फयान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फयान्स रूल कि ये कैटायन है और ये जो है ये एनायन है। तो एनायन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो कैटायन जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है और पोलराइज कर लेता है, तो ये प्लस, और ये एनाइन जो है ये पोलराइज हो गया, माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस जो है वो यहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस को दूर भेज देगा। तो ये मतलब ये जो है ये शेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है, शेयरिंग करने की कोशिश मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो फयान्स रूल इज टू डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, वो आप ध्यान रख लेना कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अब ये पोलराइजेशन जो है ये डिपेंड करता है कैटायन के चार्ज पे, अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, इसके साइज पे, अगर ये इसका साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, इसके चार्ज पे, इसका चार्ज बढ़ेगा तो जल्दी पोलराइज होगा, और इसके साइज पे ये अगर बड़ा है तो जल्दी पोलराइज हो जाएगा। मतलब पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन कैटायन एज वेल एज एनायन, कैटायन के तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और बाकी चीज़ों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली टू कैटायन साइज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल द थ्री properties, that is cation charge, and anion size। तो जितनी जल्दी पोलराइज होगा चीज़, जितनी जल्दी पोलराइज होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आयनिक कंपाउंड, तो इट इज इंसिडेंट विच इज हेल्ड इन आयनिक कंपाउंड। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आयन आर सो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, देयरफॉर द साइज ऑफ एन आयन इज डिफर पोलराइजेशन। तो अब इसमें बात यह है कि पोलराइज एनायन जो है पोलराइज होता है और कैटायन जो है पोलराइज करता है। कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि कैटायन के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो पोलराइज करता है। तो मतलब ये है कि कैटायन पोलराइज करता है, तो कैटायन की तो पोलराइजिंग पावर होती है, कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, और एनायन जो है पोलराइज होता है तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है, एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट। तो कोलम्बिक इंटरेक्शन, ठीक है, वो तो छोड़ो आप बता दिया। तो हायर द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, मतलब अगर कोवेलेंट, अगर चीज़ जो है जल्दी पोलराइज हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और चीज़ जो है वो देर से पोलराइज हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन एंड साइज ऑफ एनायन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ये आप बात बार बार बोल रहे हैं ना। पोलराइजिंग पावर पीपी, पोलराइजिंग पावर जो होता है ये होता है कैटायन का,
पोलराइजिंग पावर जो होता है ये होता है कैटायन का। सो पोलराइजिंग पावर इज फॉर कैटायन एंड एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन, ये पोलराइजिंग पावर है। अब पोलराइजेबिलिटी, ये टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज, एनायन की पोलराइज होने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। ऑन पोलराइजिंग पावर इज द कैपेसिटी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज एन आयन, ठीक है। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ना फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो जैसे आपको बता दिया साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा। तो साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज़्यादा चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा चार्ज है तो बहुत जल्दी से झपट्टा मारेगा एनायन के इलेक्ट्रॉन पर और जल्दी से पोलराइज कर लेगा। और साइज अगर छोटा है तो उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत तिलमिला रहा है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने में एनायन के, तो वो हमारी दो चीज़ें। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। एंड पोलराइजिंग पावर, एनायन के केस में देखें तो पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है, ये हमारा है। अब इसके बेस पे जो है वो अब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जहाँ पे D10 होता है तो उस पर भी डिपेंड करता है। एक तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कैटायन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो ये जो है ये ज़्यादा पोलराइज करते हैं। और सूडो इनर्ट गैस जिनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनके अंदर D10 होगा वो भी जो है ये इस पर डिपेंड करेगा। सो सूडो का जो है ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर्ट, ये ध्यान रखें। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। तो मतलब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके जो कंपाउंड हैं वो ज़्यादा पोलराइज, ज़्यादा कोवेलेंट होंगे एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूडो वाला जो है वो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फजान्स रूल आर यूज टू कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो सूडो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इधर ZnCl2 और NaCl, तो ZnCl2 में जो है वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D10 हो गया, ठीक है। और NaCl में जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, तो सूडो जो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा पोलराइज करता है, या उसके अंदर जो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, या उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई ZnCl2 इज मोर कोवेलेंट एज कम्पेयर टू NaCl, ठीक है। तो अगर कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन से कंपैरिजन ना हो तो कैटायन के चार्ज से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चार्ज अगर ज़्यादा, अगर दोनों सेम है, दोनों ही सूडो है, Ag भी सूडो है और Zn भी सूडो है, तो फिर चार्ज से करेंगे। अगर चार्ज ज़्यादा है, Zn2 प्लस पे चार्ज ज़्यादा है, तो आपको पता है पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो ZnSO4 जो है उसका चार्ज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलराइज करेगा तो जल्दी ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, ऐसे ही हमारा। तो ZnSO4 इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर AlCl3 और NaCl, तो ये भी इनर्ट है और ये भी इनर्ट है। अब क्या करें, तो इस पे +3 है, ठीक है, दोनों इनर्ट है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इस पे +3 है तो इसलिए ज़्यादा कोवेलेंट। AlCl3 इज मोर कोवेलेंट एज कम्पेयर टू NaCl। अगर कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपेरिजन ना हो, कैटायन के साइज को कंपेयर बेस बनाएंगे, ठीक है। स्मॉलर कैटायन ज़्यादा, तो जैसे यहाँ पर ZnCl2 CD, और तो जिंक ऊपर आता है, ठीक है ना, जिंक जो है वो सीरीज में ऊपर आता है और कैडमियम जो है वो जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे होता है, तो जिंक का साइज जो है वो कैडमियम से छोटा है, तो उसकी वजह से ZnCl2 जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। ऑर्डर ऐसी CaO और MgO, तो बेमक्का, तो कैल्शियम जो है वो बड़ा है, मैग्नीशियम जो है वो छोटा है, तो मैग्नीशियम का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये हमारा, ठीक है। तो अगर गिवन हायर चार्ज, तो वो तो फिर एनायन के हिसाब से हो गया। Zns जो है इसमें एनायन का चार्ज ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा कोवेलेंट। ZnCl2 जो है एनायन का चार्ज कम है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो जहाँ पर जो डिफरेंस है उसके हिसाब से करेंगे। ऐसे ये Na2SO4 सल्फेट जो है, सल्फेट पे -2 है और वहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो सल्फेट पे चार्ज ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा कोवेलेंट, ज़्यादा पोलराइज हो गया। अगर ऊपर वाले फंडे फेल हो गए, फंडे वंडे छोड़ गया, लार्ज एनाइन, बड़ा एनाइन जो है वो जल्दी पोलराइज होगा छोटे एनाइन से, तो ये यहाँ पर ये है। तो जैसे NaI मोर कोवेलेंट,
NaF लेस कोवेलेंट, ठीक है ना, Na मोर कोवेलेंट। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने करा था वहाँ आयोडाइड में, एल्कली मेटल्स के आयोडाइड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का उल्टा एक्सेप्शन है, मतलब आयोडाइड और क्लोरेट में उल्टा है। मतलब वैसे तो सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे क्या होनी चाहिए, जो है अगर कैटायन को सेम रखे और एनाइन को हम बदल दें तो एनाइन के साइज बदलने से जो है सॉल्युबिलिटी, लेटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आयोडाइड में वो चीज़ उल्टी है, उसको आप ध्यान रखें। तो Na ये आ गया, ये Na और है तो एनाइन का साइज बड़ा है, तो वहाँ पर तो वो आप ध्यान रखें सॉल्युबिलिटी का भी रोल। और ये वैसे फजान्स रूल को आप ज़्यादा ध्यान रखें, फजान्स रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द साइज ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, ठीक है। तो ये Zn2+ और ये सल्फाइट और वो कार्बोनेट। अब क्या करें, तो यहाँ पर ये है टोटल एटम 4 है और उधर भी एनाइन की बात कर रहा है, तो एनाइन के अंदर 3 और 1 4 है, उधर भी 4 है। तो सल्फर का साइज बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा है और कार्बन का, ऑक्सीजन तो फिर वहाँ पे बराबर है, तो सल्फर का साइज बड़ा है, तो ये जो है जल्दी पोलराइज हो जाएगा। तो जिंक सल्फाइड इज मोर कोवेलेंट देन जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर, अब यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 5 है और वहाँ पर 4 है। तो अगर एटम एनाइन बड़ा होगा, एनाइन यहाँ पे 5 है तो एनाइन वैसे ही बड़ा हो गया, क्योंकि 5 एटम है एनाइन में, तो ये बड़ा हो गया, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट, ठीक है ना। और ऐसे ही वो सल्फेट जो है वो जो है ज़्यादा कोवेलेंट हो गया सल्फाइड से, और सल्फाइड ज़्यादा कोवेलेंट हो गया कार्बोनेट से। तो पहले तो अगर एटम सेम है एनाइन में, तो फिर हम देखेंगे कौन सा एटम जो है वो बड़ा है, और एटम अगर ज़्यादा है तो जिसमें एटम ज़्यादा होंगे एनाइन में उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, सल्फेट और ये फॉस्फेट। तो फॉस्फर जो है वो पहले आता है, फॉस्फोरस का साइज जो है, अब यहाँ पे चार्ज आ गया, खैर चार्ज भी आ गया, तो चार्ज का मेन पॉइंट बना लेंगे। चार्ज इधर -3 है तो ये ज़्यादा कोवेलेंट, ठीक है ना, वो -2 है। तो पॉलीएटॉमिक एनायन के साइज में पता लगाने के लिए नंबर ऑफ एटम तभी काउंट करेंगे जब चार्ज सेम आएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो है वो चार्ज आप लेंगे, और चार्ज के बाद फिर नंबर ऑफ एटम लेंगे, और फिर जो है वो साइज ऑफ एटम, फिर अगर नंबर सेम आता है तो साइज ऑफ एटम ले लेंगे। हाँ, कंपाउंड्स ऑफ Be2+ कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, रिमेनिंग कंपाउंड्स में फंडा लगाकर ऑर्डर, ठीक है। तो Be, अब ये बी बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो लिथियम कंपाउंड से ज़्यादा जो हैं वो कोवेलेंट हैं, क्योंकि इधर बेरिलियम में एक तो साइज़ भी छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है। फिर BeI2 और BF2, अब इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो गया। फिर Li, इधर एनाइन का साइज़ इन दोनों में इसका, और इधर जो है वो कैटाइन का साइज़ बड़ा और इधर कैटाइन का साइज़ छोटा। तो इसके हिसाब से आप ये पूरा ऑर्डर कर सकते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ZnS2, ZnSO4, ZnSO3। तो यहाँ देखो क्या है कि S सबके अंदर जिंक जिंक है, इधर जो है वो -2 और ZnS2O8 है। अच्छा, ZnS2 थायोसल्फेट आयन है, थायोसल्फेट आयन, तो -2 चार्ज और उधर भी -2 उधर भी -2। अभी लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है, तो 8 और 2 10 एटम है, तो इसका थायोसल्फेट का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा आ गया, साइज भी बड़ा है और चार्ज भी -2 है, बाकी इन सब का साइज छोटा है। तो ये थायोसल्फेट जो है ये हमारा सबसे ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, जिंक थायोसल्फेट। तो वो हमारा ऑर्डर आ गया, यहाँ पे 10 एटम, यहाँ पे 5। एनाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एनाइन की बात, सिर्फ जो है ये एनाइन की बात कर रहा है, सिर्फ जो है ये एनाइन की बात कर रहा है, ये एनाइन की बात कर रहा है, एनाइन की, ये एनाइन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड ये हमारा, तो Mi2, MbR2, तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड, आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी और इधर होगा, तो आप हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी पे थोड़ा कम फोकस करना, फजान्स रूल पे ज़्यादा, और हाइड्रेशन एनर्जी पे भी कम फोकस। सबसे पहले फजान्स रूल, फिर लैटिस एनर्जी, फिर हाइड्रेशन एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। तो आप वैसे करना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये Mi, अब आपको पता है ये जो है F2Cl2 Br2 I2 सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है I2 का तो सबसे ज़्यादा, ये उल्टा होना चाहिए, मतलब ये भी गलत है, और F2 Br2 I2, तो इसमें से ये भी गलत है। तो होना क्या चाहिए था, तो ये होना हमारा ये चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ये Mi ये हो जाएगा हमारा ये वाला Mi2, इससे फिर ज़्यादा MbR
टू और फिर MCl2 और MF2, ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर कहीं है ही नहीं, तो इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहीं Mi2 करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर फॉर, हाँ ये तो कोवलेंट करेक्टर आया, कोवलेंट करेक्टर आया। अब आयनिक करेक्टर क्या आ जाएगा? आयनिक करेक्टर ये हो जाएगा MF2 ग्रेटर देन MCl2 ग्रेटर देन MBr2 ग्रेटर देन Mi2, ये आयनिक करेक्टर आएगा, क्योंकि ये कोवलेंट करेक्टर है पोलराइजेशन के ऊपर, ये आयनिक करेक्टर IC। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो कहीं है ही नहीं। तो MF2 ज़्यादा, फिर MCl2। अब ये यहाँ पर जो है ये उल्टा कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये उल्टा कर दिया, फिर MF2 MBr, तो यहाँ पर भी ये नहीं है। तो ये अगर ये ऐसा हो जाता सिर्फ, तो फिर ये आंसर हो जाता, लेकिन सबको मिटा दें तो ये इसकी वजह से जो है ये आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो जब भी नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव दे तो आप ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव दे। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर जैसे बताया, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ये होना चाहिए था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कोवलेंट कैरेक्टर पूछा है कि आयनिक कैरेक्टर पूछा है, ठीक है ना, तो वो हमारा वो इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर में जैसे अब MCl M2O M3P, अब इस पे तो PO4 3-, इस पे भी 3-, अब ये बड़ा है, तो ये तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होना ही, मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा MPO4 सबसे ज़्यादा, फिर M3P, तो ये हमारा यहाँ पे ये करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज फाउंड फॉर, मैक्सिमम पोलराइजेशन किसका होगा? S2-, साइज के हिसाब से कर रखा है। ये दोनों सबसे पहले देखेंगे चार्ज, सबसे पहले चार्ज देखेंगे, चार्ज अगर बराबर है तो साइज देखेंगे, तो इन दोनों में चार्ज बराबर है लेकिन साइज का बड़ा, लेकिन इन सबका चार्ज जो कम है लेकिन इसका साइज बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन S-2, मतलब सल्फाइड जो है वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्साइड, ऑक्साइड के कंपेयर में क्लोराइड, क्लोराइड के कंपेयर में फ्लोराइड, तो फ्लोराइड ज़्यादा आयनिक है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मतलब चार्ज के हिसाब से, अगर चार्ज सेम है तो फिर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो Cr6+ जो है वो सबसे ज़्यादा कोवलेंट हो गया, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक पढ़ लिया, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन, ये पूछ रहा है मिनिमम आयनिक कैरेक्टर फाउंड इन। मिनिमम आयनिक कैरेक्टर मींस मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर मींस मैक्सिमम पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के हिसाब से आपको पता है कि कैटाइन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा और एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटाइन एंड चार्ज ऑन एनायन, एंड पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारा जो बड़ा फैक्टर है वो है चार्ज। तो इसके अंदर जो है देखते हैं क्या क्या है, जैसे TiCl3, SnCl2, NaCl और ZnCl2। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन जो है ना वो Ti, अब यहाँ पे क्लोरीन तो सब में बराबर है, अब Ti पे चार्ज ज़्यादा है, तो Ti का मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर TiCl3 ज़्यादा होना चाहिए, TiCl3 जो है ये ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू ZnCl2। अब यहाँ पर जो है वो ZnCl2 लिखा रखा है, जो कि ठीक नहीं है, ZnCl2 नहीं आना चाहिए, पहले TiCl3 आना चाहिए। TiCl3 इसका पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसमें होगा, तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर इसमें होगा। फिर उसके बाद जो है वो Zn, तो Zn का जो साइज़ है वो बड़ा है, Sn का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, Sn का साइज़, फिर इसके बाद फिर Zn का साइज़ छोटा है और Sn का साइज़ बड़ा है, तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा ZnCl2, उसके बाद आ जाएगा ये, उसके बाद आ जाएगा SnCl2 और उसके बाद आ जाएगा NaCl। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा आयनिक जो है वो NaCl हो जाएगा, फिर SnCl2, फिर ZnCl2 और फिर Ti, तो सबसे ज़्यादा जो है इसके बाद सूडो डाइवर्ट। ठीक है, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन, तो मिनिमम आयनिक कैरेक्टर मींस मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इसमें है, फिर उसके बाद ZnCl2 में है, फिर SnCl2 में है, फिर ये, तो ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर मींस आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, तो हमने तो है कोवलेंट कैरेक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर TiCl3 का बिकॉज ऑफ चार्ज,
ठीक है ना, तो आप इस पे ना जाए, ये ठीक नहीं है। TiCl3 जो है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ZnCl2, क्योंकि चार्ज जो है ये मेन हमारा प्रॉपर्टी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर वो है कि जो है चार्ज के हिसाब से देख लिया, Mn पे मैक्सिमम चार्ज है और Cr में फिर 6 है, फिर Ti पे 4 है, 2 है। अब यहाँ पे ऑक्साइड ऑक्साइड है तो चार्ज के हिसाब से ये लगा दिया, तो मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर मीन्स मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर मीन्स मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, क्योंकि इसमें चार्ज कम है, चार्ज कम है तो पोलराइजेशन जो है वो भी कम है, पोलराइजेशन कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो कम है तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है। तो ये 2-3 बार शफल करके देखना पड़ता है। सबसे पहले तो है वो चार्ज के हिसाब से देखना पड़ता है, चार्ज अगर ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम है, और आयनिक कैरेक्टर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे इसमें ना मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज फाउंड इन, वही मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है। अब यहाँ पर वो हमने सारे फैक्टर ले लिए हैं। मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के अंदर क्या क्या है, ZnSO4। अब यहाँ पर तो है Zn, इधर भी Zn2+ है, इधर भी Zn, अब Ag++, तो इन दोनों में तो Zn+2 है और ये +2 है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, अब यहाँ पे जो एनाइन है वो भी बड़ा है और उसके अंदर एटम भी बड़े हैं, तो इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो ये इसके अंदर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर AgCl में। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज फाउंड इन ZnSO4, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके हिसाब से एनाइन जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और फिर वो भी है कि कैटायन का अगर सूडो गैस कॉन्फिगरेशन है जिसमें D10 है तो उसका भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि SnF2 इज आयनिक इन नेचर। नो, जो SnF2 जो है ये आयनिक नहीं है, क्योंकि वो इसके अंदर क्या है, सूडो गैस कॉन्फिगरेशन हम मान लेते हैं Sn2+, ठीक है ना। और SnI4 इज कोवेलेंट इन नेचर, पोलराइजिंग पावर ऑफ CD2+ इज मोर देन Ca2+। तो इसके अंदर पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब SnF2 is ionic in nature, SnI4 is covalent in nature, polarizing power of CD2+ is more than Ca2+। तो CD2+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है कंपेयर टू, क्योंकि इसमें सूडो गैस कॉन्फिगरेशन है, और सूडो गैस कॉन्फिगरेशन का जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि CD जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अब ऐसा SnI4 इज कोवेलेंट इन नेचर, तो SnI4 जो है वो भी कोवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि टिन जो है अब यहाँ पर भी जो है ये जो है इसके कंपेयर में फ्लोराइड्स जो है वो जनरली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आयनिक मान सकते हैं, और ये जो आयोडाइड है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोवेलेंट मान सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्वेश्चन में ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा है, तो देखो BeCl2 LiCl CCl4। अब यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट तो यही होना चाहिए, तो वो वहां पे यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर जा भाई, तो ये हमारा ये यहाँ पर गलत हो गया। CCl4 जो है ये सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा है, तो CCl4। अब यहाँ पे CCl4+4 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है, इसमें +2 चार्ज है और इसमें +1। बाकी तो एनाइन जो है वो तो सब जगह सेम है, तो वो उसकी वजह से CCl4 का जो है वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा CCl4, ये वाला, ये CCl4 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लिए इंग्रेस को, और आगे से आगे जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब टाइम बहुत कम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, हम जो है वो कंट्री के जो बेस्ट नोट्स हैं वो आपके लिए लाए, ये इससे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं।